Assalamu alaikum. So today we are doing block 6 community medicine behavioral sciences topics. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. So first topic is the epidemiology of mental disorders. ठीक है, इसका जो learning objective है वो है students should be able to depict the depth of problem in context to mental illnesses. यानी हमें mental illnesses का ना पता होना चाहिए कि आजकल ये कितनी serious problem बन चुकी हैं. So mental disorders are a significant global health issue affecting millions of people. Understanding the epidemiology of these disorders is crucial to grasp the scope and impact of mental illnesses. ठीक है कि उसका फैमिली पर, इंडिविजुअल पर और उसकी सोसाइटी पर उसका क्या अफेक्ट होता है. तो यहाँ पर ग्लोबल प्रिवेलेंस बताई गई है कि इनकी क्या है कि दिस यानी अबाउट 970 मिलियन पीपल वर लिविंग विद अ मेंटल डिसऑर्डर इन द टुडेज वर्ल्ड. 2019 की बात की गई है. ठीक है, और एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज, जो कि 40% ऑफ ऑल केसेस ग्लोबली. और मेंटल एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स अकाउंट फॉर 12% ऑफ द टोटल ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज. रीजनल वेरिएशंस क्या है कि हाई इनकम कंट्रीज के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स आर जो है वो ज़्यादा प्रिवेलेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो केसेस हैं रिपोर्ट होने वाले वो ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ की इक्विपमेंट्स और लैब वो सब कुछ ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ डायग्नोज भी ज़्यादा केसेस होते हैं. लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज वहाँ पर होंगे ज़्यादा, बट ड्यू टू डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट गैप्स वहाँ पर जो है डायग्नोस्ड केसेस जो हैं वो कम है. ठीक है, एंड 75 and actually 76 to 85% of people are with mental disorder. They are receiving no treatment for their conditions. फिर जेंडर और एज फैक्टर क्या है कि women are more likely to experience mood disorders जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एंड men are more likely to substance abuse disorders और suicide rates में women में ज़्यादा होता है. ठीक है, mental disorders often begin early in life with 50% of mental illnesses developing by the age of 14 and 75% by age of 24. Disability and mortality rate पर इसका क्या इफेक्ट है, तो डिप्रेशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड, अकाउंटिंग फॉर 4.3% ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज. इंडिविजुअल विद सेवियर मेंटल इलनेसेस, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 to 25 ईयर्स शॉर्टर हो जाती है जनरल पॉपुलेशन से. कोमॉर्बिडिटीज क्या क्या हो सकती हैं कि स्ट्रेस और मेंटल डिजीज वाले पेशेंट को सीवीएस के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकता है और कैंसर हो सकता है, और दूसरी डिजीज के लिए भी वो हाई रिस्क पर्सन बन जाता है. उसके बाद इकोनॉमिक बर्डन ऑब्वियसली, क्योंकि एक मेंटल डिसऑर्डर लीड टू रिड्यूस वर्क प्रोडक्टिविटी एंड हायर रेट्स ऑफ एब्सेंटीज्म, कंट्रीब्यूटिंग टू अ मेजर इकोनॉमिक बर्डन ऑन बोथ इंडिविजुअल्स एंड इट्स सोसाइटी. ठीक है, ये से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर यू कैन सॉल्व इट. So we are moving on to the next topic, which is the community-based interventions for medical illnesses. इसमें learning objective है, we should be able to learn the general approach to prevent medical illnesses at community level. तो हम community medicine डिस्कस करें, और जब भी हम यहाँ पर प्रिवेंशन डिस्कस करते हैं तो हम उसको 3 लेवल्स पर डिस्कस करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो यहाँ पर प्राइमरी हमारा गोल क्या है कि अगर हम अर्ली लेवल पर है तो हम उसके ऑनसेट को कम करें, फिर हम उसके डिसेबिलिटी को कम करें, और अगर डिसेबिलिटी हो गई है तो हम उसको लाइफ की तरफ लेकर आए, एक नॉर्मल पर्सन की तरफ, एज मच एज पॉसिबल. तो प्राइमरी प्रिवेंशन में कौन कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं कि हम पॉजिटिव एजेंट्स को रिमूव कर लें, हम होस्ट रेजिस्टेंस को इन्हांस करें, रिस्क फैक्टर्स को कम करें, या डिजीज ट्रांसमिशन के मोड में इंटरफेयर करें ताकि वो ट्रांसमिट ना हो, और मेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम रन करें. सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है कि अब अर्ली डायग्नोज करना है तो हम मेंटल हेल्थ वर्कशॉप्स करें जिसमें हम बातें करें, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हों स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, इंडस्ट्रीज में. फैमिली बेस्ड हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए. फैमिली सर्विस एजेंसीज शुड आइडेंटिफाई इमोशनल प्रॉब्लम्स एंड अर्ली सिम्टम्स. दे प्रिपेयर इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स फॉर साइकेट्रिक केयर. और टर्शरी प्रिवेंशन में क्या है कि अब डिजीज हो गई है बट हम उसके रिस्क को कम करना चाहते हैं, तो हमारे पास बेटर फैसिलिटीज होनी चाहिए, हमारे पास रिहेबिलिटेटिव सेंटर्स होने चाहिए, रिहेबिलिटेटिव एफर्ट्स होनी चाहिए, और उनके जरिए से हम उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू द कॉज हम उनको ट्रीट कर सकें. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर. इसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज हैं, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, व्हिच इज लर्निंग एंड बिहेवियर. एक्सप्लेन द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और एमसीक्यूज में आ सकता है. फर्स्ट 2 टॉपिक्स वर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग विद एग्जांपल्स इन मेडिकल प्रैक्टिस. इनकॉर्पोरेट लर्निंग प्रिंसिपल्स टू हेल्प प्रिपेयर पीपल फॉर मेडिकल इंटरवेंशंस. ठीक है, तो ये हमारे पास बिहेवियरल साइंसेस का टॉपिक है. सबसे पहले हम आते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है. असल में ये लर्निंग के 3 मेथड्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. ठीक है, मेडिकल वैसे भी ये 3 लेवल्स होते हैं, बट मेडिकल प्रैक्टिस में हम इन्हें कुछ कंडीशंस हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे, और असल में ये होते क्या है हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले है क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है, हम एक नेचुरल रिस्पॉन्स को इलिसिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नेचुरल स्टिमुलस. ठीक है, और उससे जो हम लर्निंग करते हैं उसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. इसमें पैवलोव का एक्सपेरिमेंट आता है. वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने एक डॉग को ट्रेन किया हुआ था, और वो उस डॉग को ट्रेन उसने इस तरह किया था कि वो एक बेल बजाता था और फिर उसके थोड़ी देर बाद उसको जो है वो फूड दे देता था. ठीक है, और उसने कई दफ़ा अपनी ये प्रैक्टिस को रिपीट किया कि अब इसके अंदर जो बेल है इट इज़ अ कंडीशनड स्टिमुलस, और जो फूड वो दे रहा है वो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है. दोनों स्टिमुलस हैं. रिस्पॉन्स उसे क्या मिलता है वो है, अब इसमें एक अनकंडीशनड स्टिमुलस था बेल, उसके नतीजे में एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा. बेल के नतीजे में अब डॉग को जब पता चला कि हर बार बेल के बाद खाना मिलता है, तो जैसे ही बेल बजती थी उसकी सलाइवेशन इंक्रीज हो जाती थी, क्योंकि माइंड में उसको पता लगता था कि अब जो है वो फूड मिलने वाला है. सो दिस इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ये हमें नहीं चाहिए था. कंडीशन स्टिमुलस क्या, अब कंडीशन स्टिमुलस क्या मिली, सॉरी अनकंडीशन स्टिमुलस था साइट ऑफ फूड.
ठीक है, यानी उसने फूड को देखा। ठीक है, इधर लिखा हुआ है कि अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं। Pavlov noted that just ringing the bell without presenting food produces salivas in dog mouth। ठीक है, यानी अब अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, साइट ऑफ फूड, और अनकंडीशनल रिस्पांस प्रोड्यूस हो रहा था सलाइवेशन। उसने जो स्टिमुलस दिया वो था बेल। ठीक है, यानी अब बेल एक कंडीशन स्टिमुलस है और उसके नतीजे में भी सलाइवेशन प्रोड्यूस हुई। यानी ये तो नॉर्मली भी होता है ना, अनकंडीशन का मतलब है नॉर्मल, यानी अनकंडीशन स्टिमुलस यानी फूड को देखकर हम सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज नॉर्मल। बट उसने कंडीशन ये लगा दी कि बेल बजाकर वो फूड देता था, तो यानी बेल बजने पर भी अब जो है वो उसकी सलाइवेशन हो रही है। सो दिस इज कंडीशन स्टिमुलस एंड कंडीशन रिस्पांस। Classical conditioning explains the learning of new behavioral patterns via process of association of two stimuli in which one is neutral and other is inherently capable of producing response। यानी इसमें दो स्टिमुलस हम यूज करते हैं। एक स्टिमुलस वो होता है जिसमें हम नॉर्मली भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे डॉग ने किया, जब फूड दिखाया तो उसने सलाइवेशन की, लेकिन एक साथ हमने न्यूट्रल रिस्पॉन्स, एक न्यूट्रल स्टिमुलस दिया जो था बेल। ठीक है, एज इन अबव एक्सपेरिमेंट द बेल न्यूट्रल स्टिमुलस व्हेन पेयर्ड विद फूड इट प्रोड्यूसेस सेम रिस्पॉन्स दैट इज saliva। जस्ट a sight of golden letter M McDonald produces saliva in some people is another example of classical conditioning। अब क्लिनिकल सेटिंग में हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, फोबियाज की ट्रीटमेंट में। अब फोबियाज डिफाइंड एज इरेशनल फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनिमल और सिचुएशन लीडिंग टू इट्स अवॉइडेंस इन फ्यूचर। इट इज perfectly reasonable to feel fear of an angry poisonous snake, but it is not reasonable to feel intense fear of spider, height or thunder। Systemic desensitization is a form of therapy based on classical conditioning that is used in the treatment of phobias। तो उसके ट्रीटमेंट का नाम क्या है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। यानी हम उस पेशेंट को बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उस स्टिमुलस के लिए, तो हम उसको डिसेंसिटाइज कर देते हैं। कैसे करते हैं, रिलैक्स द पेशेंट फुली बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स। आस्क द पेशेंट टू इमेजिन फोबिया कॉजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस भी पर्सन को जिस भी चीज से फोबिया है हम उसको वो इमेजिन करने को कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इन केस समवन इज फ्राइटेंड ऑफ डॉग्स द पेशेंट विल इमेजिन सिंपल आउटलाइन ड्राइंग ऑफ द डॉग। आस्क द पेशेंट टू सिग्नल बाय रेजिंग अ लिटिल फिंगर व्हेनेवर ही फील्स एंजाइटी। जब भी उसको डॉग बनाकर एंजाइटी फील हो ना, उसने माइंड में बनाना है एक डॉग, लेट्स सपोज वो डॉग से फियरफुल है, तो जब डरेगा उससे माइंड में, तो हमने उसको कहा कि अपनी लिटिल फिंगर अपनी जो है वो रेज करनी है। इफ द पेशेंट फील्स एंजाइटी अगेन, तो फिर हमने उसको फिर से फुली रिलैक्स करना है और ये दोबारा प्रोसेस रिपीट करना है until the patient become able to maintain fully relaxed state of mind, firstly in imagination and then later in real life। So, fear and anxiety about hospitals, children have a great dislike of doctors and they start crying just at sight of doctors because doctors' white coats are paired with painful events like injection and drip. So, pediatric staff do not wear white coats, the traditional uniform. These days, after a few visit, association between doctors' white coat and injection undergoes extension। तो फिर बच्चा यूज टू हो जाता है। उसके अलावा कीमोथेरेपी फॉर ट्रीटिंग कैंसर, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स इंड्यूस स्ट्रॉन्ग nausea and vomiting। Patients are treated with these agents start vomiting simply at the sight of hospital staff and smelling of hospital settings। तो ये भी एक क्लासिकल कंडीशनिंग है। उसके बाद है ओपरेंट कंडीशनिंग। ओपरेंट कंडीशनिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस इन विच बिहेवियर इज सेंसिटिव टू कंट्रोल्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। यानी हम एक बिहेवियर को उसके कॉन्सिक्वेंसेज से कंट्रोल करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। स्किनर बॉक्स प्लेस अ रैट इन अ बॉक्स। अब इसमें एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि स्किनर एक साइंटिस्ट था, उसने एक बॉक्स बनाया, उसने उसमें एक रैट को रख दिया और उस बॉक्स के अंदर एक जगह थी, एक बटन टाइप था कि जब उस बार को प्रेस करता था ना रैट, तो फूड आता था। और अभी उसको नहीं पता था रैट को कि ये बार प्रेस करेंगे तो फूड आता है। वो एक्सीडेंटली पूरे उस बॉक्स में घूम रहा होता था, तो जब वो प्रेस होता था फूड आ जाता था। वो एक रिवॉर्ड था। ठीक है, तो रैट ने अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद लर्न कर लिया कि जब मैं इस बार को प्रेस करता हूँ तो फूड आ जाता है। तो दिस इज ओपरेंट कंडीशनिंग। अब नेचुरली तो ऐसा नहीं है ना कि जब हम कोई बार प्रेस करते हैं तो फूड आ जाता है, नो। सो दिस इज ओपरेंट कंडीशनिंग। अगर कोई नेचुरल स्टिमुलस होगा उसके साथ हम किसी स्टिमुलस को एसोसिएट करके करेंगे तो क्लासिकल कंडीशनिंग है। ओपरेंट कंडीशनिंग में टोटली एक अननोन स्टिमुलस होता है और फिर उससे एक नेचुरल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, इसमें अब एक एग्जांपल बीएस की मौदत राना की बुक के अंदर लिखी हुई थी। एन 8-year-old boy wets his bed almost every night. His parents were worried and taken him to a psychiatrist. The psychiatrist decided to teach him to remain dry during the night by using number of basic learning principles. He gave a buzzer that would sound at the moment when the boy passed urine at the bed at night। यानी एक बॉय था, वो बेड वेट कर देता था। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने उसको बेटे को एक बजर दिया और उन्होंने कहा कि जब भी तुम बेड वेट करोगे ये बजर बजेगा। ठीक है, और वो एक पनिशमेंट के तौर पर होगा, thus waking him up, और वो उठ जाएगा। द आइडिया वाज टू एसोसिएट स्टिमुलाई फ्रॉम फुल ऑफ ब्लैडर एंड टू यूरिनेट विद वेकिंग अप। ठीक है, अब इस आइडिया का मतलब क्या था कि एसोसिएशन करवानी थी। एसोसिएशन क्या थी कि जब भी वो फुल ब्लैडर होगा और वो यूरिनेट करेगा तो वो एसोसिएट हो जाएगा विद बजर। ठीक है, और वो उठ जाएगा। व्हेन द बेड बॉय वेट हिज बेड ही हैड टू चेंज हिज बेडशीट हिमसेल्फ विदाउट हेल्प ऑफ अदर। तो ये हमने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज किया। ये भी हम आगे पढ़ते हैं कि ये क्या होती है। और उसको ये कहा गया कि जब भी तुम बेड वेट करोगे बजर बजेगा, तुम उठोगे और फिर तुम अपनी बेडशीट खुद जो है वो चेंज करोगे। ऑन द अदर हैंड व्हेन द बेड वाज ड्राई बॉय वाज गिवन अ चॉकलेट। और जब बेड ड्राई होता था तो बॉय को चॉकलेट दी जाती थी। तो ये चीज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब 21 कंसेक्यूटिव नाइट्स के बाद क्या हुआ कि इस प्रैक्टिस की वजह से बजर रिमूव कर दिया गया, बट द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट विद द चॉकलेट वुड रिमेन इन प्लेस। और वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमने दी। ही वेटेड हिज बेड ट्वाइस आफ्टर दिस एंड देन स्टॉप बेड वेटिंग। लेकिन उसके बाद उसने 2 बार बेड वेट किया, बट बाद में वो स्टॉप कर दिया। अच्छा, अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है कि हमने लेट्स सपोज किसी को किसी काम से रोकना है। ठीक है, अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुई कि वो उस काम से रुकेगा तो उसे कोई अच्छी चीज़, कोई रिवॉर्ड मिलेगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है कि अगर उसने वो काम छोड़ेगा, अगर वो काम छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा तो उसको जो है वो कोई कुछ करना पड़ेगा, कोई और कॉन्सिक्वेंस बियर करना पड़ेगा। जैसे बेबी को, बॉय को जो है वो अपनी बेडशीट खुद चेंज करनी पड़ी। और पनिशमेंट होती है उसको कोई पनिशमेंट मिलेगी, कोई कुछ बुरा किया जाएगा उसके साथ।
ठीक है। जैसे अफेक्ट क्या होता है इनका, पॉजिटिव में बिहेवियर इज इंक्रीज्ड बाय रिवॉर्ड, हम उसे रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। नेगेटिव में बिहेवियर इज इंक्रीज्ड बाय अवॉइडिंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, हम उसके अब उसके बैड बैड ना करने की बिहेवियर को बढ़ाया गया बाय अवॉइडिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। और पनिशमेंट क्या है कि उस बिहेवियर को कम करते हैं हम बाय सुप्रेशन, सुप्रेशन की टेक्निक यूज करते हैं। और एक्सटेंशन होती है बिहेवियर इज एलिमिनेटेड बाय नॉन रीइंफोर्समेंट, बिल्कुल इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स हैं, चाइल्ड इंक्रीजेस दिस काइंड हिज काइंड बिहेवियर टुवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर टू गेट प्रेज। सेकंड है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में चाइल्ड इंक्रीज हिज काइंड बिहेवियर टुवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर टू अवॉइड गेटिंग स्कोल्डेड। एंड पनिशमेंट में चाइल्ड डिक्रीजेस हिज हिटिंग बिहेवियर आफ्टर हिज मदर स्कोल्ड्स हिम। और एक्सटेंशन में क्या है कि अपना वो हिटिंग बिहेवियर खुद ही स्टॉप कर देगा जब बिहेवियर उसका इग्नोर किया जाएगा बाय हिज मदर, ठीक है। और आगे उसकी कुछ हमारे पास जो है वो कमेंट्स हैं, रिवॉर्ड रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस डिजायर्ड बिहेवियर। अच्छा, ये जो दो टेक्निक्स हैं, ये हम अपने डिजायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, और जो पनिशमेंट है वो किसी बिहेवियर को खत्म करने के लिए यूज की जाती है। द बॉय गॉट चॉकलेट व्हेनेवर ही सक्सीडेड इन कीपिंग ड्राई एट नाइट। Active avoidance of an aversive stimulus increases desired behavior. The act of washing clothes acted as negative reinforcement in A's case, upper case में. Delivery of an aversive stimulus decreases unwanted behavior rapidly but not permanently. The buzzer was aversive stimulus in A's case. तब वो punishment के तौर पर था. Extension is more effective than punishment for long-term reduction of unwanted behavior. उसके बाद है जी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो एल्बर्ट बंडूरा प्रपोज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑल्सो नॉन एज सोशल लर्निंग, जो हम देखकर सुनकर सीखते हैं। वेयर इंडिविजुअल लर्न बाय वाचिंग अदर्स एंड इमिटेटिंग देयर एक्शंस, लर्निंग अकर्स विदाउट डायरेक्ट रिइंफोर्समेंट बट रादर थ्रू मॉडलिंग बिहेवियर्स ऑब्जर्व्ड इन अदर्स। Theoretical basis observational learning includes attention. The learner must focus on the behavior being modeled. जो वो करना चाहता है उस पर उसको फोकस होना चाहिए. Retention, उसको remember यानी उसको याद रखना है उस behavior को. Reproduction, the learner must have the ability to replicate the behavior, or the learner must have the desire to replicate the behavior. This is known as motivation. अब इसकी मेडिकल प्रैक्टिस में क्या एग्जांपल है, रोल मॉडलिंग इन मेडिकल ट्रेनिंग। मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफन लर्न प्रोसीजर बाय ऑब्जर्विंग एक्सपीरियंस्ड फिजिशियंस। फॉर एग्जांपल, वाचिंग अ सर्जन परफॉर्म अ प्रोसीजर allows a student to later replicate the steps in a controlled setting. Or application in patient care, patients can observe demonstrations of exercises or techniques performed by healthcare providers or peers, increasing their confidence in performing these tasks themselves. जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन से पेशेंट्स खुद भी लगा लेते हैं। Incorporating learning principles to prepare patients for medical interventions. Classical conditioning for anxiety reduction. अच्छा, classical conditioning को हम anxiety reduction के लिए कैसे यूज करते हैं, desensitize करके. To reduce anxiety before a medical procedure, create a positive association with hospital visits. Patient can practice relaxation techniques or receive supportive care during their initial consultation, जैसे हमने फोबियाज की बात की थी। उसके बाद है ऑपरेंट कंडीशनिंग फॉर ट्रीटमेंट। इट हैज रीइंफोर्समेंट ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर्स, रिवॉर्ड पेशेंट फॉर एडहेरिंग टू ट्रीटमेंट प्लान, यानी अगर हम उसको कहेंगे आप ये ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अ पेशेंट मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट और रेगुलर मेडिकेशन स्केड्यूल कैन रिसीव वर्बल प्रेज और इंसेंटिव्स मेकिंग देम मोर लाइकली टू कंटिन्यू हेल्दी बिहेवियर। दिस इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की एग्जांपल क्या है, फॉर पेशेंट एम्पावरमेंट मॉडलिंग। बिफोर अ मेडिकल इंटरवेंशन, पेशेंट कैन ऑब्जर्व अदर्स परफॉर्मिंग मेडिकल टास्क सच एज सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन और परफॉर्मिंग पोस्ट सर्जरी एक्सरसाइजेस. दिस कैन improve their understanding and confidence in maintaining their own care. Now we are moving on to the next topic, which is memory. सो मेमोरी में क्या है, मेमोरी इज अ स्टेट। अच्छा, इसमें हमने पढ़ना क्या है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या फ़र्क है, और मेमोरी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स क्या हैं, ठीक है। अच्छा, मेमोरी होता क्या है, इट इज स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द ब्रेन। इसमें अमिगडाला, मेमोरी बॉडीज, थैलेमस और हिप्पोकैम्पस मेनली इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी स्टेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले है इनकोडिंग, यानी सेंसरी, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है जिसे आप स्टोर करना चाहते हैं उसका रिसीव करना, इसको हम कहते हैं। और उसको पूरी अटेंशन के साथ जो है वो सेलेक्ट करना, क्या चीज़ आप स्टोर करना चाहते हैं। अटेंशन नहीं होगी तो आपकी मेमोरी स्टोर में नहीं रहेगी। सेकंड स्टेप इज स्टोरेज, यानी उसको जो है वो अटेंशन से और हर चीज़ से आपने उसको माइंड में स्टोर करना है। इट मे बी टेम्पररी और परमानेंट। अगर आपने इसको परमानेंट करना है तो दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ रिट्राइवल, यानी आप उसको बार बार रिकॉल करेंगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी, स्टोरेज ऑफ सेंसरी इवेंट्स सच साइट, साउंड एंड टेस्ट विद नो फर्दर प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन। जैसे हम we receive many stimuli at all the time, so sensory memory is stored for very short term. For example, if we see an object, the image will persist only for 1/2 second. If we hear anything sound, तो वो 2 मिनट के लिए रहेगी, फिर गायब हो जाएगी। इसको हम कहते हैं सेंसरी मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, सेलेक्टिव अटेंशन कन्वर्ट्स सेंसरी मेमोरी इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज आल्सो ब्रीफ बट स्टोर्ड फॉर लॉन्गर टाइम देन सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी से थोड़ी लॉन्गर होती है बट लॉन्ग टर्म से छोटी होती है, ठीक है, और ये टेम्पररी स्टोर हाउस होती है। अगर हमने इसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें बार बार जो है वो इसको रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हम फोन नंबर को डायल करें या शॉपिंग लिस्ट हम जो है वो याद कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, इट इज द परमानेंट स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ब्रेन ऑन द बेसिस ऑन मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है हम उसको स्टोर कर लेते हैं, और बेसिकली हम दो चीज़ें हों एक मेमोरी में तो हम उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करते हैं। आइदर इफ इट इज फॉर गिविंग यू अ पनिशमेंट और रिवॉर्ड। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिवॉर्ड दे रही है, पनिशमेंट दे रही है, तो वो ज़्यादा अच्छे से स्टोर होगी एज कम्पेयर टू नॉन यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, इम्प्लिसिट और प्रोसीजरल, एक्सप्लिसिट और एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी। अच्छा, जो इम्प्लिसिट है, इट इज मेमोरी यूज्ड इन मेकिंग डिसीजंस, रिमेंबरिंग हाउ टू प्ले बैडमिंटन, हाउ टू डन एपेंडेक्टमी, पास अ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब और ड्राइव अ कार। दिस इज इम्प्लिसिट और प्रोसीजरल मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, इवेंट्स की मेमोरी, लाइक आपकी पास हिस्ट्री में कोई ऐसा इवेंट हुआ था जिसकी आपको मेमोरी हो तो उसको हम एपिसोडिक कहते हैं। सिमेंटिक मेमोरी होती है कि स्टोरेज ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है,
एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। उसके बाद है मेमोरी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स क्या है, अटेंशन दें, ऑर्गेनाइज करें इन्फॉर्मेशन को, ओवर लर्निंग, बार बार उसको रिकॉल करना, स्लीप आफ्टर स्टडी इज हेल्पफुल एंड रिड्यूस इंटरफेरेंस, स्टेइंग अवेक द होल नाइट बिफोर एग्जाम्स इज नॉट अ गुड थिंग। फिर उसके बाद सिलेक्शन है कि कौन से वर्ड्स हैं, जैसे हाईलाइटिंग की टेक्निक बहुत मेमोरी में इंप्रूवमेंट लाती है, निमोनिक्स इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है स्पेस प्रैक्टिस, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, यानी अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है कि ये याद करके मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से याद करेंगे। फिर रिव्यू है, रिवाइज करना बिफोर द एग्जाम इज हेल्पफुल। ठीक है, रिव्यू शुड बी एन आवर और सो, स्पेंडिंग होल नाइट इन रिव्यूइंग इज नॉट गुड, अवॉइड टू मेमोराइज न्यू इन्फॉर्मेशन जस्ट बिफोर एग्जाम। फिर रेसिटेशन है, रिहर्सल है, फिर सीरियल पोजीशन, यानी ड्यूरिंग मेमोराइज अ लिस्ट इट इज कॉमन टेंडेंसी टू मोस्ट ऑफ एरर्स इन द मिडल ऑफ द लिस्ट, देयरफॉर मिडल ऑफ लिस्ट पोएम एंड स्पीच शुड बी गिवन एन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। अटैच फीलिंग एंड इमोशन, ठीक है, अगर उससे कोई फीलिंग या इमोशन अटैच हो तो फिर जो है वो ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है वो रिटेन रहती है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट मेमोरी। इसके बाद अगर कोई जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन। उसके बाद इस स्ट्रोक हमारे पास जो है वो दो तरह का हो सकता है। ठीक है, स्ट्रोक में आर्टीरियल स्ट्रोक हो सकता है या वेनस स्ट्रोक हो सकता है। आर्टीरियल स्ट्रोक में भी उसके पीछे रीजन हो सकती है, इट मे बी ड्यू टू इन्फार्क्ट एंड हेमरेज, इसमें पैथोलॉजी में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इन्फार्क्ट में एंटीरियर सर्कुलेशन में भी हो सकता है, पोस्टीरियर सर्कुलेशन में भी हो सकता है। यानी अगर आपने सर्कल ऑफ विलियम्स पढ़ा है तो यू नो देयर इज एंटीरियर सर्कुलेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनल कैरोटिड सिस्टम एंड पोस्टीरियर सर्कुलेशन इज प्रोवाइडेड बाय द वर्टिब्रो सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो इंटीरियर सर्कुलेशन है उसमें टोटल इंटीरियर सर्कुलेशन का स्ट्रोक हो सकता है, पार्शियल हो सकता है और लेक्यूलर स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, जिसमें स्मॉल पार्ट्स जो है वो उनका इस्कीमिया हो जाता है। हेमरेज में सॉरी पोस्टीरियर में हमारे पास पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक होता है। हेमरेज में अगर देखें तो ब्रेन का पेरेन्काइमा में ब्लड की एक्युमुलेशन हो सकती है या सबएरेक्नॉइड स्पेस में हेमरेज हो सकता है। ठीक है, और जो पेरेन्काइमा में होगा वो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होगा और जो सबएरेक्नॉइड स्पेस में होगा वो सबएरेक्नॉइड हेमरेज होगा। वीनस इन्फार्क्ट ये बहुत कम होता है, वीनस सिस्टम में होता है और सेंट्रल वीनस थ्रोम्बोसिस इसकी रीजन हो सकती है। ठीक है, सिम्पटम्स क्या होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ हेमी पैरालिसिस हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज दैट्स ब्लड सप्लाई हुज ब्लड सप्लाई इज इम्पेयर्ड, टोटली उस पर डिपेंड करता है, बट जनरल सिम्टम्स हम इधर डिस्कस करें। हायर सेरिब्रल डिस्फंक्शन, एफेजिया, बोला नहीं जाएगा, हेमी सेंसरी लॉस, हाफ साइड पे सेंसरी लॉस हो सकता है, होमोनिमस हेमियोनोपिया, हाफ विजन जो है आपकी एक आंख की, दोनों आंखों की जो है वो आपको टेम्पोरल साइड या नेजल साइड पर नहीं नजर आएगा। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, इस तरह के सिम्टम्स अगर आए तो मीन जो स्ट्रोक है वो टोटल एंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम है। कॉज क्या हो सकती है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी की ओक्लूजन हो या एम्बोलिज्म फ्रॉम हार्ट और मेजर ब्लड वेसल्स। ठीक है, अगर ये वाले फीचर्स हों कि आइसोलेटेड मोटर लॉस हो किसी किसी जगह पर, लाइक लेग में, आर्म में या फेस में मोटर लॉस हो, आइसोलेटेड हायर सेरिब्रल डिस्फंक्शन लाइक एफीजिया है, नेग्लेक्ट है, मिक्सचर ऑफ हायर सेरिब्रल डिस्फंक्शन एंड मोटर लॉस एफीजिया विद राइट हेमीपैरेसिस। ठीक है, तो ये इसकी रीजन क्या होती है, इसकी रीजन हो सकती है पार्शियल एंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें मोटर लॉस हाफ होगा एज कंपेयर टू द टोटल एंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम, एंड occlusion ऑफ अ ब्रांच ऑफ मिडल सेरिब्रल आर्टरी विल बी occluded or will be hemorrhagic। ठीक है, और एम्बोलिज्म फ्रॉम मेजर हार्ट और मेजर वेसल्स। उसके बाद है कि अगर हमारे पास सिम्टम्स हो, प्योर मोटर स्ट्रोक हो सकता है जो कि दोनों लिम्स को अफेक्ट करे, प्योर सेंसरी स्ट्रोक हो सकता है, सेंसरी मोटर स्ट्रोक हो सकता है, और कोई सेरिब्रल डिस्फंक्शन नहीं है या हेमियोनोपिया नहीं है, सिर्फ ये वाले फीचर्स हैं तो इसको हम लेक्यूनर सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है, और इसकी भी रीजंस वही हैं, थ्रोम्बोसिस की वजह से ये होता है, स्मॉल वेसल्स में ये जाके थ्रोम्बोसिस हो रही होती है। उसके बाद है होमोनिमस हेमियोनोपिया है, और सेरिबेलर सिंड्रोम है, और क्रेनियल नर्व सिंड्रोम है, तो ये पोस्टीरियर सर्कुलेशन है क्योंकि सेरिबेलम आ गया है और क्रेनियल नर्व्स आ गई हैं, ब्रेन स्टेम में होती हैं वो, तो इट में ओक्लूजन इन वर्टिब्रल बैसिलर और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी टेरिटरी एंड कार्डिक एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस इन सिटू उसकी वजह से भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या है कि सबसे पहले आपने डिस्टिंग्विश करना है कि ये इन्फेक्शन स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। उसके लिए सिटी स्कैन है, क्योंकि आजकल मोस्ट आइडियल जो इन्वेस्टिगेशन है वो एमआरआई होती है, लेकिन हमारे पास जो हम हॉस्पिटल में करवा रहे होते हैं सबसे पहले, और जो करवाना भी चाहिए वो सिटी स्कैन है, बिकॉज उसमें वो जल्दी रिपोर्ट आ जाती है और आपको पता है हेड इंजरी के पेशेंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो सिटी स्कैन करवाएंगे। तो और सिटी स्कैन से हम जो है वो इस्केमिक को रूल आउट कर सकते हैं, सॉरी हेमरेजिक को रूल आउट करेंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, इस्केमिक। एमआरआई भी से अच्छा है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग है और कॉस्टली भी है। रीपरफ्यूजन थेरेपी, यानी हम जो जगह थ्रोम्बोलाइज हो गई है उसको रीपरफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, वहाँ ब्लड भेजने की कोशिश करेंगे बाय इंट्रावेनस थ्रोम्बोलाइसिस और थ्रोम्बेक्टमी। थ्रोम्बेक्टमी में मैकेनिकल क्लॉट रिट्राइवल होता है, लार्ज वेसल की ओक्लूजन में ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और विद इन 6 आवर्स ऑफ सिम्पटम ऑनसेट। ठीक है, इफ इवन फॉर पेशेंट्स विद अननोन ऑनसेट टाइम्स, इफ इमेजिंग शोज साल्वेजेबल ब्रेन टिश्यू, थ्रोम्बेक्टमी में बी कंसीडर्ड। अगर ब्रेन टिश्यू इतना डिस्ट्रॉय नहीं हुआ कि अगर हम थ्रोम्बोसिस को रिमूव करें तो वो वापस से सही हो सकता है, तो हम जरूर थ्रोम्बेक्टमी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये इंट्रावेनस थ्रोम्बोलाइसिस है जिसमें टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एल्टीप्लेज जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है विद इन 4.5 आवर्स ऑफ सिम्पटम ऑनसेट इन इस्केमिक स्ट्रोक, और हाई ब्लीडिंग रिस्क होता है और ये ट्रीटमेंट में डिले कर सकता है। सपोर्टिव केयर क्या है, स्ट्रोक यूनिट एडमिशन। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन, कुछ ना कुछ ऑब्वियसली इन्फेक्शन की वजह से डैमेज जरूर आएगा तो उसको मैनेज करना है। देन सर्जिकल इंटरवेंशन है, एंटीप्लेटलेट थेरेपी पे डालेंगे उस पेशेंट को, ताकि क्योंकि जिसमें एक बार थ्रोम्बोसिस हुआ है उसकी वजह से दोबारा भी हो सकता है, तो हम उसको एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी पर डालेंगे, जिसकी बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ लिखी हैं। ब्लड प्रेशर कोएगुलेशन मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट रिस्क फैक्टर जो भी हैं उसके वो मैनेज करेंगे। ठीक है, और रिहैबिलिटेशन है कि जो उसकी इंजरीज हैं, जो चीज़ें उसकी न्यूरोनल डैमेज हुआ है उसको रिकवर करने की या उसको मैक्सिमम जो है वो फंक्शनल करने की, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। अर्ली रिकवरी अकर्स विद सेरिब्रल एडिमा रेजोल्यूशन एंड रीपरफ्यूजन। फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी फेज होती है जिसमें ब्रेन की रीवायरिंग होती है विच इज क्रूशियल फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स बट कैन कंटिन्यू फॉर अप टू अ ईयर। अडेप्टिव रिकवरी है, फिर पेशेंट सर्टेन डिसेबिलिटीज के साथ अडेप्ट कर जाता है बाय डिफरेंट यूज ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, असिस्टेंट डिवाइसेस। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज द टेंडेंसी टू हैव अनप्रोवोक्ड सीजर्स, अनकंट्रोल्ड सीजर्स होते हैं और कभी भी हो सकते हैं। अ सीजर कैन बी डिफाइंड एज द अकरेंस ऑफ सम साइन एंड सिम्टम्स ड्यू टू एबनॉर्मल एक्सेसिव और सिंक्रोनस न्यूरोनल एक्टिविटी इन द ब्रेन, तो उसको हम सीजर कहते हैं। बहुत सारी इसकी टाइप्स होती हैं। जनरलाइज्ड ऑनसेट होता है, मोटर होते हैं और नॉन मोटर होते हैं। जो मोटर होते हैं उनमें टॉनिक क्लोनिक सीजर्स है, मायोक्लोनिक सीजर्स है, मायोक्लोनिक टॉनिक क्लोनिक, ये बहुत सारी टाइप्स लिखी हुई हैं। ठीक है। जो नॉन मोटर है उनमें भी टिपिकल एटिपिकल मायोक्लोनिक, आइलिड मायोक्लोनिया, फोकल पार्शियल ऑनसेट, इसमें भी मोटर ऑनसेट है। इसमें बहुत सारी बस टाइप्स के नेम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं बट दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या हैं एपिलेप्सी की? ईईजी करवाते हैं। ठीक है। कॉज क्या हो सकती है? कोई स्ट्रक्चरल लीजन है तो हम उसका सीटी या एमआरआई कराते हैं। कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो ब्लड में लेवल्स करवाएंगे हम डिफरेंट हार्मोन्स के, डिफरेंट केमिकल्स के। इन्फ्लेमेटरी या किसी इन्फेक्टिव डिसऑर्डर की वजह से गोइंग ऑन इन द सीएनएस तो हम उसमें सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं। ब्लड लेवल्स भी करवा सकते हैं और किसी इन्फेक्शन के लिए उन इन्फेक्शियस एजेंट्स को जो है वो उनके स्पेसिफिक जो टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं। आर द अटैक्स ट्रूली एपिलेप्टिक? ये पता चले कि ये जो सीजर्स हैं ये एपिलेप्सी की वजह से हैं या नहीं है, तो वो कंफर्म होता है ईईजी से और वीडियो टेलेमेट्री, ये टेक्निक होती है उसके जरिए से होता है। सिम्टम्स और साइंस क्या होते हैं? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट कॉन्शियस नहीं होता, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होती हैं, मसल मूवमेंट्स होती हैं, सेंसरी चेंजेस होते हैं विजन, हेयरिंग और टेस्ट में। बिहेवियरल सिम्टम्स क्या है? कंफ्यूजन, स्टारिंग, ब्लैंकी, वैंडरिंग और अनयूजुअल बिहेवियर और ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज में स्वेटिंग हो सकती है, रैपिड हार्ट बीट और अदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट्स। पोस्ट सीजर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? वो कंफ्यूज होगा, उसे नहीं पता होगा कि उसने क्या किया है अभी। ठीक है। हेडेक हो सकता है, मसल सोरनेस हो सकती है, मेमोरी लॉस और डिफिकल्टी स्पीकिंग हो सकता है। देन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या है? एक्सप्लेन करना है पेशेंट को, उसके रिलेटिव को एपिलेप्सी के बारे में। ठीक है। उसकी कॉज को उन्हें समझाने की कोशिश करना है और उन्हें बताना है कि ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक है। तो इसका आपने जो है वो मैनेज करना है। इमीडिएट केयर ड्यूरिंग अ सीजर। ठीक है, तो हम उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे कि वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचाए। पेशेंट के माउथ में कुछ नहीं डालना। रेफर टू द फर्स्ट एड गाइडलाइंस। ठीक है। उसके बाद लाइफस्टाइल एडवाइस होना चाहिए कि जो हमारे पास पेशेंट शुड अवॉइड एक्टिविटी दैट में प्लेस देम और अदर्स एट रिस्क। इन केस ऑफ अ सीजर ऐसी एक्टिविटी उन्हें नहीं करवानी चाहिए। प्रोलॉन्ग साइकिलिंग, स्विमिंग और फिशिंग शुड ओनली बी डन विद अदर्स हु आर अवेयर ऑफ द कंडीशन। एपिलेप्सी एसोसिएटेड विद स्मॉल रिस्क ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ व्हिच शुड बी डिस्कस्ड केयरफुली। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग थेरेपी है जिसमें ड्रग्स के जरिए से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, जिसमें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज करते हैं ताकि जो एक्सेसिव एक्टिविटी है उसको कंट्रोल किया जा सके। मोनोथेरेपी है, एक स्पेसिफिक ड्रग होती है उससे हम ट्रीट करते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन कौन सी हैं? लेमोट्रेगिन है, इज रिकमेंडेड फॉर फोकल सीजर्स। अगर पता हो कि किसी खास जगह में लीजन है उसकी वजह से सीजर्स हो रहे हैं उसमें हम ये देते हैं। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी हो तो वैल्प्रोइट है। ठीक है, और वैल्प्रोइट को वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में अवॉइड करते हैं जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो, बिकॉज जो है ये टेरेटोजेनेसिस कॉज करती है। मॉनिटरिंग थेरेपी है, पेशेंट्स को मॉनिटर किया जाता है। एपिलेप्सी की सर्जरी है जहाँ पे हम वो लीजन रिमूव कर देते हैं जो भी ब्रेन में होती है। उसके अलावा विदड्रॉइंग एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी, जब कोई पेशेंट को हमने थेरेपी दी वो सही हो गया, अब आपने उसको ड्रग को रिमूव कर देना है उसकी थेरेपी से या ड्रग्स खत्म करनी है, तो ड्रग विड्रॉल में बी कंसीडर्ड आफ्टर पेशेंट हैज बीन सीजर फ्री फॉर मोर देन 2 ईयर्स। तो आपने ऐसे नहीं कि आपने उसको ड्रग दी वो खत्म हो गया ड्रग खत्म, नहीं, 2 साल तक खत्म रहना चाहिए। अगर वो 2 साल तक नहीं रेजिस्ट करता तो फिर हम उसको दोबारा ड्रग स्टार्ट कर देंगे। चाइल्डहुड ऑनसेट एपिलेप्सी हैज द बेस्ट प्रोग्नोसिस फॉर सक्सेसफुल विड्रॉल व्हाइल एडल्ट ऑनसेट फोकल एपिलेप्सी इज मोर लाइकली टू रीअकर। Withdrawal should be done gradually over weeks or months with appropriate precautions regarding driving and occupation, क्योंकि अगर ड्राइविंग के दौरान उन्हें अटैक हो जाता है, सीजर हो जाता है, तो दे कैन कॉज एक्सीडेंट और डैमेज हो सकता है। मेनिंजाइटिस को हम पैथोलॉजी में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसकी कॉजेज हैं, यू कैन रीड इट ऑल, सारी वही बातें हैं। साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। क्लासिकल ट्राइएड मेनिंजाइटिस में फीवर होता है, हेडेक होता है और नक्कल रिजिडिटी। ठीक है, और क्लासिकल साइंस क्या है? नक्कल रिजिडिटी यानी नेक स्टिफ हो जाती है, कर्निक साइन और ब्रडजिकिन साइन, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, नोजिया, वॉमिटिंग एंड फोटोफोबिया। कर्निक साइन और ब्रडजिकिन साइन क्या है? कर्निक साइन इज एलिसिड बाय हैविंग द पेशेंट लाई ऑन देयर बैक, द एग्जामिनर फ्लेक्सेस द पेशेंट्स हिप टू अ 90 डिग्री एंगल एंड देन अटेम्प्ट्स टू स्ट्रेटन द लेग एट द नी। इसमें क्या होता है कि देयर इज पेन और रेजिस्टेंस व्हाइल एक्सटेंडिंग द नी, दिस इंडिकेट्स इरिटेशन ऑफ द मेनिंजेस सजेस्टिंग मेनिंजाइटिस और सबरेक्नॉइड हेमरेज, यानी उसको नी एक्सटेंड करने में पेन होगी, वो रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। ब्रडजिनकीज साइन क्या होता है? पेशेंट को हम लेटाते हैं और फिर उसके हेड को लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, ब्रिंगिंग देयर चिन टुवर्ड्स द चेस्ट। अगर वो रेजिस्ट करे और वो उसी वक्त इनवॉलेंटरीली अपनी नीज और हिप्स को बैंड कर ले तो इट इंडिकेट्स मेनिंजियल इरिटेशन व्हिच इज आल्सो सजेस्टिव ऑफ मेनिंजाइटिस। मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या है? बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपीज होंगी, मेडिसिन के नेम देख लें, आप देख सकते हैं। ठीक है, और एडजंक्टिव थेरेपी क्या है? उसमें भी मेडिसिन है, डेक्सामेथासोन देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है। ठीक है, तो हम एलिवेशन ऑफ हेड एंड ऑफ बेड टू 30 to 45 डिग्री, हाइपरवेंटिलेशन और मैनिटोल दे सकते हैं। ठीक है, जो ऑस्मोटिक डायूरेसिस कॉज करती है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। वायरल मेनिंजाइटिस में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है बट सिम्टोमेटिकली हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और उसको ऐसा एनवायरमेंट दे सकते हैं कि वो थोड़ा रिकवर हो सके। सीएसएफ फाइंडिंग्स में आपको लिम्फोसाइट मिलेंगे। ठीक है, आपको ग्लूकोज मिल सकता है और आपको
बट दिस डज नॉट इंडिकेट ऑनगोइंग इन्फेक्शन और द नीड फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, क्योंकि लिम्फोसाइट सीएसएफ में ब्रेन के अंदर होने वाली इन्फ्लेमेशन से भी आ सकते हैं, तो हम रूल आउट नहीं कर सकते मेनिंजाइटिस को। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रोक एंड सीवीए। सेम है बट सर्जरी के अकॉर्डिंग है। सर्जरी में हम स्ट्रोक की सर्जरी में क्या होता है, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी हो सकती है, ठीक है, डिकम्प्रेसिव सर्जरी, इसमें ना आपको बस नाम आने चाहिए और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में नो होने। जैसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी में क्या होता है कि लार्ज वेसल जिसमें इस्कीमिया हुआ हो ना, लार्ज वेसल थ्रोम्बोलाइज्ड हो, तो मैकेनिकली हम क्लॉट को रिट्राइव करते हैं, ठीक है, और इस तरह इसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। डिकोप्रेसिव सर्जरी होती है हेमीक्रेनियोक्टमी, यानी ये वो उन पेशेंट्स में होती है जिनमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हुआ हो, इतना बहुत ज़्यादा ब्रेन में एडिमा हुआ हो, ठीक है, और ये करते कैसे हैं, हम उस पार्ट ऑफ स्कल को जो है वो सर्जिकली रिमूव करते हैं, प्रेशर को और ब्रेन को हर्निएट करने से रोकते हैं बाय रिड्यूसिंग द इंट्राक्रेनियल प्रेशर इन दैट वे। और कुछ इसमें लॉस जरूर होता है ब्रेन फंक्शन का, डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, बट लाइफ सेविंग होती है, ठीक है। वेंट्रिकुलर ड्रेन इंसर्शन हम वेंट्रिकुलो एट्रियल वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट्स करते हैं जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक है, तो इसे हम वेंट्रिकुलर ड्रेन इंसर्शन कहते हैं। कैरोटिड एंडार्टेक्टमी क्या होता है कि जिसमें कैरोटिड आर्टरी का स्टेनोसिस हुआ हो, ठीक है, उन पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, उस प्लेक को रिमूव करते हैं कैरोटिड आर्टरी से। इट इज पर्टिकुलली अफेक्टेड विद इन द फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स आफ्टर ट्रांजिट इस्केमिक अटैक और माइनर इस्केमिक स्ट्रोक। कैरोटिड एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग, उसमें कैरोटिड आर्टरी में कोई थ्रोम्बोसिस है तो उसको स्टेंट डालकर हम जो है वो ओपन करने की कोशिश करेंगे, या एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, उस एरिया को कट करके किसी और वहाँ पर एंजियोप्लास्टी कर दें, ठीक होगी बात। Then we have head injury. Describe tri-age in ER emergency room. Tri-age क्या है? It is derived from the French verb trier, meaning to sort. Tri-age is a key component in mass casualty management. The goal is to identify patients who will benefit the most from early treatment, ensuring the greatest good for the greatest number. यानी ये क्या है कि हम अर्लीस्ट टाइम पर पेशेंट को जो है वो उसके लिए कुछ करके, कोई मैनेजमेंट करके उसको जो है वो बचाने की कोशिश करते हैं, उसको हम ट्राई-एज कहते हैं। ट्राइज की कैटेगरीज हैं। ट्राइज मेथड यूज सिंपल क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वाइटल साइंस, मेंटल स्टेटस एंड कैपिलरी परफ्यूजन। ये तीन चीजें हम चेक करते हैं जब भी आपको कोई पेशेंट इमरजेंसी में हेड इंजरी के साथ आया है, ठीक है। जो वाइटल साइंस हैं उसमें आप बीपी, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेटरी रेट ये सब कुछ देखेंगे। मेंटल स्टेटस में आपने ग्लासगो कॉमा स्केल पढ़ा है, उसके जरिए से आप चेक करेंगे पेशेंट की ओरिएंटेशन कैसी है। कैपिलरी परफ्यूजन आप उसके नेल बेड को या आप उसकी किसी स्किन को प्रेस करके, नेल बेड को प्रेस करके देखेंगे। अगर आप फिंगर को प्रेस करते हैं ना, थोड़ा सा देर ब्लड फ्लो रुकता है, लेकिन जब आप रोकते हैं तो विद इन 1 to 2 सेकंड्स ब्लड वापस आ जाता है, रेड हो जाती है। आप इस तरह से कैपिलरी परफ्यूजन चेक करते हैं। और उसके बाद 4 टायर सिस्टम भी है जिसमें पेशेंट को हम वॉक करके भी चेक करवाते हैं, तो जो है वो उसको 4 टायर सिस्टम कहते हैं। प्रायोरिटी सबसे पहले है फर्स्ट फर्स्ट में क्लिनिकल स्टेटस क्या है, क्रिटिकल बट लाइकली टू सर्वाइव इफ ट्रीटमेंट गिवन अर्लियर। एग्जांपल सीवियर फेशियल ट्रॉमा है, टेंशन न्यूमोथोरिक्स है, प्रोफ्यूज है, तो उसमें इमीडिएट मेडिकल नीड है। अच्छा, ये जो कलर्स लिखे हुए हैं रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक, ये हमने सिवियरिटी ऑफ द डिजीज की बेस पे, क्लिनिकल कंडीशन की बेस पर लिखे हुए हैं, ठीक है। रेड वाला है उसको फॉरन क्रिटिकल है, ठीक है, लेकिन वो जिंदा रह सकता है अगर उसको ट्रीटमेंट मिल जाए तो। येलो वाला है क्रिटिकल है, लाइकली टू सर्वाइव इफ ट्रीटमेंट गिवन विद इन आवर्स, कुछ टाइम लेगा बट वो भी अर्जेंट है। उसमें कंपाउंड फ्रैक्चर के, डीग्लविंग इंजरीज के, रप्चर्ड एब्डोमिनल विस्कस, पेल्विक फ्रैक्चर का, ये वाले पेशेंट्स आते हैं। थर्ड पे ग्रीन है, नॉन अर्जेंट, स्टेबल है, सर्वाइव कर सकता है, उसको ट्रीटमेंट दी जाए, और ट्रीटमेंट अगर घंटों से दिनों में भी थोड़ा मतलब आप उसको डिले कर सकते हैं। सिंपल फ्रैक्चर्स, स्प्रेन्स एंड माइनर लेसिरेशंस। उसके बाद लास्ट विच इज ब्लैक, इट इज अनसेल्वेजेबल, नॉट ब्रीदिंग, पल्सलेस, सो सीवियरली इंजर्ड दैट नो मेडिकल केयर इज लाइकली टू हेल्प। जैसे सीवियर ब्रेन डैमेज के पेशेंट्स हैं, वेरी एक्सटेंसिव बर्न्स, तो उनको हम ब्लैक लेबल करते हैं कि मतलब आप उनकी मदद नहीं कर सकते, वो मर जाएंगे। Importance of senior leadership in TRI-AGE. TRI-AGE should be conducted by a senior individual with the experience and authority to make critical decisions. TRI-AGE is a dynamic process and need to be reassessed in the field during evacuation and at the hospital, adapting to the changing clinical picture of the patient. यानी आपने TRI-AGE जब किया, जब वो पेशेंट जख्मी हुआ, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर को दोबारा TRI-AGE करना चाहिए ताकि उस वक्त जो उसकी स्टेट है उसका पता चलाया जा सके। TRI-AGE areas, the injuries should be brought together into damaged structures that can shelter large number of wounded individuals. Ideal facility should have access to water supply, lighting, and ease of access. Separate areas should be designated for patient holding, emergency treatment, and decontamination. Practical TRI-AGE, life-saving measures should be performed alongside TRI-AGE. The assessment of airway, breathing, and circulation is critical. उसको secure करना चाहिए. Vital signs and a general physical examination should be conducted along with a brief history taken by paramedics or available volunteers. ठीक है, TRI-AGE हम उन measures को कहते हैं एक्चुअली जो हम एक पेशेंट के अर्ली ट्रीटमेंट और अर्ली उसकी बेनिफिशियल के लिए ले रहे होते हैं उस वक्त, ठीक है। और हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ठीक है, ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स। हम उनको कलर डेजिग्नेट करते हैं, फिर हम उसकी मेडिकल नीड हमें पता चल जाती है, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने जिसको सबसे पहले ट्रीट करना है वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी होगा, ठीक है, उसको हम फर्स्ट ट्राई-एज देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद है हीमाटोमास। हीमाटोमास की बहुत सारी टाइप्स हैं, हमने हीमाटोमा डिस्कस करना है। हीमाटोमा होता क्या है, इट इज अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल के बाहर होता है ये, टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमा इंजरी टू द ब्लड वेसल वॉल। दिस कॉजेज ब्लड टू लीक इनटू सराउंडिंग टिश्यूज फॉर्मिंग अ क्लॉट और स्वेलिंग व्हिच इज नोन एज हीमाटोमा। टाइप्स क्या है, एपिड्यूरल हीमाटोमा, एपिड्यूरल स्पेस में होगा हेड ट्रॉमा की वजह से, अर्जेंट सर्जरी नीडेड। सबड्यूरल स्पेस में होगा, ठीक है, और ये सर्जरी और मॉनिटरिंग। सबएरेक्नॉइड हीमाटोमा सबएरेक्नॉइड स्पेस में होगा, कॉज क्या है, एन्यूरिज्म, रप्चर और ट्रॉमा।
इसकी भी सर्जिकल इंटरवेंशन है। इंट्रासेरिब्रल विद इन द ब्रेन, ठीक है, तो इसकी भी सर्जरी है और ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स कॉज कर सकता है। इंट्रावेंट्रिकुलर विद इन द वेंट्रिकल हीमाटोमा बन सकता है, इसका ड्रेनेज होता है, ठीक है। और स्कैल्प हेमाटोमा जो स्कैल्प की लेयर्स में बन सके उसको हमने रिजॉल्व करना है, मेडिसिन से भी कर सकते हैं, ठीक है, और वो हेट्रोमा की वजह से बन सकता है, वो स्वेलिंग कॉज करेगा स्कैल्प के ऊपर। सो दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है लास्ट, सेरिब्रल पाल्सी। Cerebral palsy is defined as non-progressive permanent disorder of posture and movement. It is a static encephalopathy. It is a disorder involving the motor areas which results from the events before birth or during the first year of life when the brain is immature. यानी ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें होता ये है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ या पेशेंट की बर्थ के विद इन 1 साल कोई ऐसी इंजरी हुई है जिसकी वजह से उसको मोटर लॉस हुआ है और मोटर एरियाज में कोई प्रॉब्लम हुई है, वो कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो उसमें जो मोटर एरियाज का लॉस आएगा उसे हम सेरिब्रल पाल्सी के तौर पर मैनिफेस्ट करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, डिपेंड करता है कौन सा एरिया जो है वो डैमेज हुआ है, कहाँ पर है लीजन, ठीक है। मोस्ट प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस परसिस्ट बियॉन्ड देयर नॉर्मल एज, परसिस्टेंस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स बियॉन्ड द एज ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। यानी बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं जो जैसे बिबिन्स की रिफ्लेक्स है वो 1 ईयर तक होता है, उसके बाद नहीं होता, ठीक है। लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होंगे जो लंबे टाइम तक परसिस्ट कर रहे होंगे, जैसे मोरो रिफ्लेक्स है, अगर वो 3 मंथ से ज़्यादा के बच्चे में हो वो नहीं होता, ठीक है। इट इज़ अ गुड कॉज फॉर सस्पिशन ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। अनड्यू persistence of stepping reflex more than 6 weeks is another common finding in CP. Landau reflex is also a value. It is seen normally in infants between the age of 3 months and 1.5 years. इसमें होता ये है कि when the baby is held in the air in the prone position with examiner's hand under the lower part of the anterior wall of chest, तो वो फॉरन हिप जॉइंट को एक्सटेंड कर लेता है, वो डर जाता है लाइक मुझे गिरा देंगे ये, ठीक है। तो Landau reflex is absent in most cases of cerebral palsy, low motor neuron disease and severe mental deficiency. उसके बाद है अदर वैल्यूएबल साइंस, पॉवर्टी ऑफ मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कम होगी उस पेशेंट में, एक्सटेंडेड और क्रॉस लेग्स होंगी जब उसे आप सस्पेंड करेंगे, जैसे हमने उसको हवा में उठाया है। मार्कर एडाप्टर स्पैज्म रिजल्टिंग इन क्रॉसिंग ऑफ लेग्स एंड सीजरिंग ऑफ गेट, एक्सैजरेटेड डीप रिफ्लेक्सेस, ठीक है। इसके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, इसके बारे में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है और इतना एमसीक्यूज भी नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ ब्लॉक नंबर 6। थैंक यू सो मच।